हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डे टू डे लर्निंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं फीटर टनल मैशिनिस्ट थ्योरी का वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में इस वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किया हूं, जो कि किसी भी ITI लेवल एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, YLY का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग। यानी LY मेटल है, YLY नाम का एक मेटल होता है जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो YLY का प्रयोग हम लोग इंजन के पिस्टन बनाने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, धातुओं की तनन शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो धातुओं की तनन शक्ति का ऐसा यूनिट न्यूटन पर mm² होता है। उसके बाद एक केमिकल प्लांट और फूड प्रोसेसिंग उपकरण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़े हुए तापमान पर रहता है। उसके बाद है, सीमेंटेड कार्बाइड के मुख्य मिश्रित तत्व क्या हैं। आपका क्वेश्चन है कि सीमेंटेड कार्बाइड जो है उसका मुख्य मिश्रित तत्व है कार्बन, कोबाल्ट और टंगस्टन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउंड टेपर की का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है आपका 1:50 के रेशियो में। उसके बाद है कि क्वार्टर में टेपर का अनुपात कितना होता है। तो क्वार्टर में टेपर का अनुपात आपका 1:50 के अनुपात में होता है। उसके बाद है, फास्फोरस ब्रॉन्ज का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग। तो फास्फोरस ब्रॉन्ज का प्रयोग हम लोग हेवी ड्यूटी बेरिंग बनाने में, बेल बनाने यानी घंटी बनाने में, और फिलर रॉड होता है क्या कि हम लोग जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में फिलर रॉड का यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका, कौन सी धातु न्यूक्लियर रेडिएशन में सहायक होता है। तो कौन सी धातु न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए कुचालक है। तो आपका लेड धातु जो है वो आपका न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। तो कौन सा धातु है, तो उसका आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर जो है ऊष्मा का भी अच्छा सुचालक है और आपका इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा सुचालक है। उसके बाद है, रेड ब्रास में कॉपर और जिंक का अनुपात बताना है। रेड ब्रास में कॉपर और जिंक का अनुपात होता है आपका 85% कॉपर और 15% जिंक। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड ब्रास में कॉपर और जिंक का अनुपात, स्टैंडर्ड ब्रास में कॉपर और जिंक का अनुपात 65% कॉपर और 35% आपका जिंक होता है। नेक्स्ट है आपका, अधिक शुद्ध धातु में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी उच्च होती है। मतलब जिस धातु में जो शुद्ध धातु होगा उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अच्छा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका, कॉपर का गलनांक। तो कॉपर का गलनांक कितना होता है। कॉपर का गलनांक आपका होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। ये कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशीन की लेवलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो मशीन की लेवलिंग के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। स्पिरिट लेवल से क्या होता है कि किसी भी मशीन को अगर हम फाउंडेशन दे रहे हैं तो वहाँ पे लेवलिंग का काम करने के लिए हम लोग स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं और मशीन को फाउंडेशन प्रदान करते हैं।
नेक्स्ट है आपका जॉकी स्प्रॉकेट। तो जॉकी स्प्रॉकेट का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? तो चेन को टेंशन में लाने के लिए। देखिए हम लोग जब साइकिल चलाते हैं तो एक आगे में व्हील रहता है और एक पीछे में रहता है। तो पीछे में जो व्हील रहता है उसको स्प्रॉकेट बोलते हैं, और आगे में जो व्हील रहता है उसको हम लोग व्हील बोलते हैं। और व्हील और स्प्रॉकेट से ही एक चेन गुजारा जाता है, जिसको हम लोग हैंडल ये पैर से पैडल मार के साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। तो छोटा वाला जो ये रहेगा जिसमें हम पीछे लगाते हैं, वो आपका क्या कराएगा? स्प्रॉकेट कहलाता है। नेक्स्ट है कि फ्लैट बेल्ट के संबंध में जानकारी। तो क्या क्या है फ्लैट बेल्ट के संबंध में जानकारी? तो फ्लैट बेल्ट के संबंध में इसे आसानी से बदला जा सकता है। इसे जो है आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस आसान होती है और इसका प्रयोग कम दूरी की शक्ति संचालन के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गियर में पिच डायमीटर को हम लोग नंबर ऑफ टीथ से अगर भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा? तो मॉड्यूल निकलेगा। मॉड्यूल, ये सब मॉड्यूल जो है आपको कहाँ पढ़ना है? तो गियर एक हम लोग को फीटर टर्नर और मैसनिस्ट ट्रेड में गियर का एक महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, और इसी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। तो वही है कि गियर में पिच डायमीटर को अगर हम नंबर ऑफ टीथ से भाग दे देंगे तो मॉड्यूल निकलता है। नेक्स्ट है आपका, यह प्रत्येक मैचिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलर की आउटलाइन होती है। मतलब एक परिभाषा है कि यह प्रत्येक मैचिंग गियर के जोड़े में काल्पनिक स्मूथ रोलर की आउटलाइन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिच सर्कल। उसके बाद है कि कपलिंग का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो कपलिंग होता क्या है? तो दो शाफ्ट को बीच से कनेक्ट करने का काम करता है। यानी दो मतलब शाफ्ट जो रहते हैं उसको बीच से कनेक्ट करके उसकी लंबाई को हम लोग कपलिंग के माध्यम से बढ़ाते हैं। तो इसका यूज़ है कि आवश्यकता होने पर शाफ्ट को डिस्कनेक्ट करना और थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट की पूर्ति भी करता है। समझे? इसके बाद है कॉन्टैक्ट एरिया के बीच पुल्ली के बाहरी सरफेस पर बेल्ट की मूवमेंट को क्या कहते हैं? यानी जब हम किसी व्हील के ऊपर बेल्ट लगाते हैं तो वो कुछ देर के बाद अपने आप बाहर निकल जाता है। तो ऐसा दोष को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसा दोष जब अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्रीपिंग कहते हैं। क्रीपिंग मीन्स सरकना होता है, फिसल जाता है वो व्हील। अगर उस पर हम रोटेट करवाते हैं तो उस पर से जो व्हील के ऊपर या पुल्ली के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? बेल्ट लगाते हैं। तो बेल्ट अपने आप निकल जाता है बाहर। उसके बाद है वी बेल्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? ग्रुप ड्राइव के लिए करते हैं। यानी ग्रुप में पावर को ट्रांसमिट करना है तो हम लोग वी बेल्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है बेल्ट की ड्रेसिंग के लिए रेजिन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। बेल्ट की ड्रेसिंग के लिए रेजिन पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे जब भी वीडियो देखें तब उस समय क्या करना है आपको कि कॉपी और पेन लेके बैठना है और इसको लिखते हुए जाना है, या आप इसको किसी भी तरह से याद कर सकते हैं, बशर्ते याद होना चाहिए, है ना। तो यही सब क्वेश्चन ITI लेवल पे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए।
उसके बाद जब शॉक लोड हो तो बेल्ट जल्दी ख़राब हो जाता है। शॉक लोड मीन्स अचानक से बेल्ट के ऊपर लोड आ गया, जैसे वो व्हील के ऊपर अच्छे से रोटेट कर रहा है लेकिन अचानक से बेल्ट के ऊपर लोड आ गया तो उस समय क्या होता है, शॉक लोड। तो शॉक लोड में ही सबसे ज़्यादा बेल्ट जो है ना ख़राब हो जाता है। उसके बाद है कि बेल्ट स्लिप में बेल्ट में टेंशन कम हो जाता है। ये तो सही बात सही बोल रहा है कि जब बेल्ट स्लिप हो तो बेल्ट जब स्लिप होगा तो बेल्ट में टेंशन ऑटोमेटिक है कि कम हो जाएगा, है ना। उसके बाद है जब दो पुलियों के बीच की केंद्र की दूरी अधिक हो तो बेल्ट में कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है, तो विप्स दोष। मतलब दो पुलियों के बीच में जो जो दोनों के सेंटर के बीच में मैक्सिमम दूरी अगर आ जा रहा है तो उस समय एक दोष उत्पन्न हो जाता है बेल्ट में, और वो दोष कौन सा है, तो उसको हम लोग विप्स दोष के नाम से जानते हैं। उसके बाद है प्लेट कपलिंग में दोनों शाफ्ट की शुद्ध अलाइनमेंट होनी चाहिए। कपलिंग भी बहुत टाइप का होता है, जैसे प्लेट कपलिंग हो गया, मफ कपलिंग हो गया, यूनिवर्सल कपलिंग हो गया। तो उसी प्रकार से प्लेट कपलिंग में दोनों शाफ्ट की शुद्ध अलाइनमेंट होनी चाहिए। उसके बाद है चलती हुई शाफ्ट को जुड़ने और अलग करने वाली कपलिंग को क्या कहते हैं, तो लूज एंड डिसएंगेज कपलिंग। चलती हुई शाफ्ट को जुड़ने और अलग करने वाली कपलिंग को हम लोग लूज एंड डिसएंगेज कपलिंग के नाम से जानते हैं। जॉकी पुली का प्रयोग स्लैक साइड में करते हैं। मान लीजिए दो पुलियों के बीच में हम किसी भी बेल्ट को रोटेट करवा रहे हैं, बट होता क्या है कि एक तरफ से वो मतलब पूरा टाइट घूमता है और दूसरे तरफ से बेल्ट जो है ढीला हो जाता है। तो बेल्ट जिस तरफ ढीला हो रहा है उस तरफ हम लोग उसको अच्छे से मतलब कांटेक्ट एरिया बढ़ाने के लिए पुली के ऊपर हम लोग उसको जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। और इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे, तो स्लैक साइड में हम लोग जॉकी पुली लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बेल्ट ड्राइव में रैपिंग एंगल ऑफ पुली अधिक हो तो हाई टॉर्क ट्रांसमिट होगी। ठीक है। उसके बाद है यदि बेल्ट ड्राइव में पुली का रैपिंग एंगल कम होगा, रैपिंग एंगल अगर कम होता है तो लो टॉर्क ट्रांसमिट होगी। उसके बाद है कि एयर क्लच में हवा के दबाव को लगातार बनाए रखा जाता है जब इसे इंगेज किया जाता है। मतलब एयर क्लच में हवा के दबाव के कारण ही वह खुलता है या बंद होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि पुली और बेल्ट के फेस को हमेशा चिकनाहट से मुक्त रखना चाहिए। सही बोल रहा है कि पुली और बेल्ट के फेस को हमेशा हम लोग चिकनाहट से उसको बचाएंगे। अगर पुली के ऊपर आ जाता है तो क्या होगा कि स्लिपिंग होने का ज़्यादा खतरा रहेगा, इस वजह से उसको चिकनाहट से हम लोग बचाएंगे। उसके बाद है जब दो पुलियों के बीच सेंटर की दूरी फिक्स हो तो टेंशन में लाने के लिए हम लोग आइडलर पुली का प्रयोग किया जाता है। अभी बताया है आइडलर पुली का अन्य नाम जॉकी पुली है, या जॉकी पुली का अन्य नाम आइडलर पुली है। तो इसका देखिए प्रयोग क्या है कि जब दो पुलियों के बीच सेंटर की दूरी फिक्स हो तो उसको टेंशन में लाने के लिए प्रॉपर हम वहाँ पे आइडलर पुली का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है बेल्ट ड्राइव में टेंशन आवश्यक है क्योंकि इसके बिना पुली व बेल्ट में घर्षण नहीं होता है। बिना टेंशन का वो घर्षण होगा नहीं, और जब घर्षण होगा नहीं तो व्हील मेरा है वो घूमेगा ही नहीं। तो इसलिए बेल्ट ड्राइव में टेंशन आवश्यक है क्योंकि इसके बिना पुली व बेल्ट में घर्षण नहीं होती है। उसके बाद है बेल्ट पर अधिक तनाव से आर्क ऑफ कंटेक्ट कम हो जाता है। ज़्यादा अगर मेरा बेल्ट टाइट रहेगा तो उसके पुल्ली के फेस पे जो एरिया है कांटेक्ट एरिया वो कम हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि छोटे व्यास की पुल्ली पर कौन सा बेल्ट प्रयोग किया जाता है, तो भी बेल्ट।
टाइप्स ऑफ बेल्ट में आप लोग पढ़िएगा, वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, रिब्ड बेल्ट, है ना। तो ये सब आप टाइप्स पढ़िएगा जब, और ये सब कहाँ से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो पावर ट्रांसमिशन नाम का एक चैप्टर है जो कि फीटर, टर्नर और मैसनिस्ट ट्रेड वालों के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो वहीं से ये सब क्वेश्चन लिया गया है और ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ आप इस मुझे मोटिवेट रखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोग तक लाता रहूं। धन्यवाद।